वेलकम गाइस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के बारे में और सीखेंगे यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, कुछ एक्सपेंशंस, कुछ कॉन्ट्रैक्शंस, कुछ शिफ्टिंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है बाकी इंटरमीडिएट्स की बजाय, तो ध्यान से समझिएगा आज के लेक्चर में। ओके, देखिए सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है कार्बोकेटाइन का। यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन हो सकता है आपके, कोई ज़रूरी नहीं मिथाइल का होना। कुल मिला के 3 बॉन्डेड एटम्स होंगे और एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो वो जो वैकेंसी होगी उसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा आपके। ठीक है, ये वैकेंट ऑर्बिटल होगा जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बोकेटाइन के, अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि 3 बॉन्डेड एटम है आपके। 3 बॉन्डेड एटम है तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, और एक वैकेंट ऑर्बिटल है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, बस 3 आपके क्या है इसमें बॉन्डेड एटम्स हैं ओनली। ओके, नेक्स्ट इसका शेप, sp2 का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। नेक्स्ट इसका नेचर कैसा होगा, नेचर होगा इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाएगा ये। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होंगे वहाँ ये अट्रैक्ट होगा। ओके, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है इसके अराउंड, उसकी वजह से। तो ये एक थोड़ी सी इसकी ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये हमारे काफ़ी काम का है, क्योंकि जब रिएक्शन में आपके इंटरमीडिएट्स बनते हैं तो कई बार उनमें शिफ्टिंग वगैरह होती है, तो वहाँ स्टेबिलिटी देखी जाती है। देखिए ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, जो कुछ कंपाउंड्स रिएक्शंस करते हैं वो सब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करते हैं, तो स्टेबिलिटी फैक्टर्स जानने ज़रूरी है कार्बोकेटाइन के। तो देखिए जनरल हम अभी तक जो देखते हुए आए डोमिनेशन इफेक्ट्स का, प्लस एम डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, क्योंकि प्लस एम कब लगता है, जब रेजोनेंस होता है आपका, है ना। प्लस एम माइनस एम कब लगते हैं, जब रेजोनेंस होता है, और जब रेजोनेंस नहीं हो तो वही ग्रुप प्लस आई या माइनस आई शो करने लगते हैं आपके। ठीक, तो रेजोनेंस डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है आपका, और इन पे भी एक फैक्टर और है जो डोमिनेट होता है, एरोमेटिकसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो रेजोनेंस वालों से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये एक और फैक्टर आ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट, जैसे अब आपको निकालने के लिए आए, कभी स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना हो, तो देखते हैं यहाँ पे देखो, ये जो कार्बोकेटाइन है 3 साइड से बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 साइड से आपके फिनाइल से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा इसके ऊपर प्लस एम लगेगा, क्योंकि पीएच जब आपके कॉन्जुगेशन में होता है तब तो प्लस एम लगाता है, और जब कॉन्जुगेशन में नहीं होता है तो माइनस एम लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइड से आपके कॉन्जुगेशन भी है। ओके, और क्या है यहाँ पर, साथ ही साथ रेजोनेंस भी है। ठीक, तो काफ़ी स्टेबल है, जबकि यहाँ पे 2 साइड से ही है आपका। ओके, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इधर देखिए, यहाँ पर क्या फैक्टर आया, इधर आपके क्या फैक्टर आया, फैक्टर ज़रूर लिखिएगा। प्लस एम ज़्यादा है काफ़ी, इधर थोड़ा प्लस एम कम है ना। इधर अगर प्लस प्लस एम है तो यहाँ पर प्लस एम है, इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, या ये 3 रिंग है तो इनके लिए 3 लगा लो, और इन 2 रिंग से तो 2 के लिए 2 लगा लो। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या फैक्टर काम करेगा, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन तो है नहीं, तो रेजोनेंस होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम करेगा, हमारा नेक्स्ट फैक्टर पे जाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। देखिए कार्बोकेटाइन को हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। एल्फा कार्बन देखने होते हैं हमें, कार्बोकेटाइन से जुड़े हुए जो कार्बन से उन पे कितने हाइड्रोजन है वो देखने होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 3 जो मिथाइल ग्रुप हैं आपके, CH3 CH3 CH3, ठीक है, ये इस कार्बोकेटाइन से जुड़े हुए हैं, यानी ये अल्फा कार्बन्स हो गए आपके, और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो हर एक मिथाइल से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, तो 3 मिथाइल से आपके 9 अल्फा एच है। यहाँ पे 2 ही हैं तो यहाँ पे 6 अल्फा एच है। जितने ज़्यादा अल्फा एच उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो स्टेबिलिटी भी उसी की ज़्यादा। सिंपल है। यहाँ देखिए कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, जबकि यहाँ देखिए आप, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। 4n+2 पाई वाला जो रूल होता है एरोमेटिसिटी देखने के लिए, एन को जब 0 रख देंगे तो वहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, यानी ये एरोमेटिक हो गया, यानी ये क्या हो गया, एरोमेटिक। और ये आपका
कोई ना तो 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है ना 4n+2 पाई को रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक। ठीक है, और एरोमेटिक आपके सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसका कार्बोकेटाइन भी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका ऑर्डर, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक, एंड लास्ट आता है आपके एंटी एरोमेटिक। हाईली अनस्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक वाले। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन हम एरोमेटिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे, चैप्टर आपके जो सेकंड बुक में है उसमें और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, इनके एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे। ब्रीफली अगर ध्यान रखना हो तो एरोमेटिक आपके 4n+2 पाई को रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है, हकल्स रूल को, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ये साइक्लिक हो ना हो कोई भरोसा नहीं है, sp2 sp3 कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक में चले जाएंगे। कुल मिला के कोई भी दूसरा हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2 के अलावा तो वो नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। और एंटी एरोमेटिक का क्या है, ये भी sp2 साइक्लिक तो होते ही है, रेजोनेंस होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होते हैं ये। ठीक है, पाई ही नहीं जाते हैं, इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट इन दोनों में निकालना है हमें, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है इन दोनों में भी। देखिए ये आपका कार्बन है जिस पे कार्बोकेटाइन लगा हुआ है, तो अल्फा कार्बन कौन कौन से हो गए, एक तो ये वाली पोजीशन वाला हो गया अल्फा कार्बन, और एक ये वाली पोजीशन का हो गया अल्फा कार्बन। ठीक, ये दोनों क्या हैं आपके अल्फा कार्बन है। तो इन पे जुड़े हुए अल्फा एच कितने, देखिए इस पे एक एच लगा हुआ है और इस पे 2 एच लगे हुए हैं। ठीक, तो टोटल अल्फा एच कितने हो गए, 3 अल्फा एच हो गए। ऐसे ही इस पे देखते हैं कितने अल्फा एच है। देखिए ये सारे जुड़े हुए जो हैं ये अल्फ़ा पोजीशंस है, इसकी जस्ट पास वाली अल्फ़ा पोजीशंस होती है। इन पे कितने कितने हाइड्रोजन है, देखिए इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है और इस पे भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, जितने बॉन्ड बने हुए हैं 4 से माइनस कर दो उनको तो हाइड्रोजन आ जाते हैं। जैसे 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं तो 4 से माइनस करोगे तो बाकी बचे हुए 2 हाइड्रोजन है। इसका एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो 4 से माइनस करोगे तो 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए आपके 3+2+2 यानी 7 अल्फ़ा एच हो गए। तो अल्फ़ा एच जहाँ ज़्यादा वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी वहाँ पर ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इन दोनों में, यहाँ अच्छा रेजोनेंस है इसके, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा केटाइन। ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं रहा है, रिंग के ऊपर केटाइन आ गया है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है। ठीक है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, कॉन्जुगेशन उसका ब्रेक हो चुका है। क्लियर, पाई के यहीं पे कार्बोकेटाइन आ गया है। ठीक है ना, ऐसे ही एक और पोजीशंस होती है आपके विनाइलिक पोजीशन, विनाइलिक पोजीशन इस तरीके से। ठीक है, और एक होती है एलाइलिक पोजीशन इस तरीके से। तो इसमें भी देखिए यहाँ रेजोनेंस है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, जबकि यहाँ पे पाई के पास ही केटाइन आ गया है तो ये कम स्टेबल होगा। तो इसको कहते हैं विनाइलिक। ठीक है, इसको कहते हैं एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ये काफ़ी काम आएंगे रिएक्शंस के अंदर। जब यहाँ से कोई ग्रुप हट के कार्बोकेटाइन बना रहा होगा तो वो नहीं हटने देगा इसको क्योंकि ये अनस्टेबल है, जबकि यहाँ पे वो आराम से हटने दे देगा क्योंकि ये स्टेबल है आपका। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, ये आपके बेंजाइलिक पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है, बेंजाइलिक पोजीशन होती है, जबकि ये कैसी पोजीशन होती है आपके फिनाइलिक पोजीशन होती है। ठीक, तो बेंजाइलिक के यहाँ से कोई ग्रुप निकल रहा होगा तो वो इजीली निकलने देगा क्योंकि उसके बाद जो केटाइन बनेगा वो काफ़ी स्टेबल बनेगा, जबकि यहाँ से नहीं निकलने देगा। तो इसको आप इन चारों को इस तरीके से याद रख सकते हैं ट्रिक के थ्रू या नेमोनिक्स के थ्रू, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ठीक है, देखिए एलाइलिक बेंजाइलिक ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, विनाइलिक फिनाइलिक कम स्टेबल होते हैं, सीधी सी बात है, ध्यान रखिएगा इससे। एनाइलिक और बेंजाइलिक ज़्यादा स्टेबल विनाइलिक फिनाइलिक से। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट नोट आता है इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए। देखिए आपको कई बार इस तरीके के ग्रुप्स लगे हुए दिखेंगे, जब OCH3 से या कोई भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से के यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना हुआ दिखेगा। ये अनर्थ होता है हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे केटाइन बनना, लेकिन एक केस में ये हाईली स्टेबल भी हो जाता है। देखिए इस केस में क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आएंगे बॉन्डेड एटम से। ठीक है, 2 यहाँ से हैं लोन पेयर से और 2 यहाँ से इस वाले बॉन्ड से, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड से हो रहे हैं इसके और 2 लोन पेयर से हो रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं इसके पास टोटल।
जबकि इसके पास कितने, देखिए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल माने जाते हैं, जबकि ये आपके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बल्कि अनर्थ है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आना। लेकिन इस केस में बहुत अच्छा है वो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका। जैसे देखिए ये क्यों होता है ऐसा, ऐसा रेजोनेंस की वजह से भी होता है। देखिए ये इस टाइप से ज़्यादा दिखेगा, ये डायरेक्टली ऐसा बना के नहीं देंगे आपको कि डबल बॉन्ड पे केटायन लगा हुआ देखे दे। ऐसे तो कोई भी ऑक्टेट देख के इसको स्टेबल बता देगा, आपको इस तरीके का देंगे कि आपको सिंगल बॉन्ड भी दिखे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो लोन पेयर होते हैं ये एकोमोडेट कर जाते हैं इसके वैकेंट ऑर्बिटल को, फटाफट उसमें कूद के इसको इस तरीके से स्टेबल कर डालते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें ये लोन पेयर आपके एकोमोडेट करेंगे और इसको इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल कर देंगे कंपाउंड को, उसकी वजह से होता है ये सारा खेल, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी भी दिखे केटायन लगा हुआ और उसके पास में कोई मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के पास लोन पेयर हो, तो वो बहुत अच्छी स्टेबल कंडीशन होती है। जैसे ये यही आपके इस तरीके से भी हो सकता था, इस तरीके से भी हो सकता था यही चीज़, ठीक है। तो ये भी आपके स्टेबल होता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि माइनस आई लगाएगा इसके ऊपर, वो सब बात की बात है। पहले ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा और ऑक्टेट कंप्लीट होते ही स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अंदर, देखते हैं वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। देखिए यहाँ पर आपके 9 अल्फा एच है, वो जो Me3 लगे हुए थे वो कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होगा, है ना। 9 अल्फा एच है, 9 अल्फा एच हो गए, ठीक है। और इधर आपका रेजोनेंस है, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन है, इधर रेजोनेंस है, फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये एक ही कंपाउंड है जो रेजोनेंस पे डोमिनेट करता है, ठीक है। इसकी जो आपके फाइनल जो डेटा आता है, प्रैक्टिकल डेटा आता है एनर्जी का आपके, काफ़ी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा पाई गई है इससे। तो ये एक ही एक्सेप्शन है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस पे डोमिनेट करता है। लेकिन यही अगर ऐसा हो आपके, देखिए ज़रा, इथाइल लगा हुआ हो मिथाइल की जगह, क्या लगा हुआ हो, इथाइल, मिथाइल की जगह पे, जैसे यहाँ मिथाइल लगा हुआ है उसकी जगह पे अगर इथाइल लगा हुआ हो और यहाँ पर कार्बोकेटायन हो और इन दोनों में कंपैरिजन करना हो, ठीक है, तब तो यही रेजोनेंस वाला ही डोमिनेट करेगा इस हाइपर कॉन्जुगेशन वाले पे, क्योंकि यहाँ पे 6 अल्फा एच जरूर है ना, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 6 अल्फा एच हैं आपके, ठीक है, 6 अल्फा एच हैं। लेकिन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन आपका नहीं डोमिनेट करता है, ओनली इसी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस पे डोमिनेट करता है, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों में देखना है, अगेन ये आपके बेंजीन रिंग्स फिनाइल रिंग्स जुड़ी हुई है, 3 जुड़ी हुई है, बहुत शानदार रेजोनेंस वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा इसका। क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनता है इसको मैं आगे इसी लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर हो जाती है, तो उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इससे भी, ठीक है। तो ऐसी 3 की रिंग जहाँ भी दिखे और उसके ऊपर वाले कार्बन पे अगर केटायन दिखता है तो वो फिनाइल वाले से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शंस थे। तो फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरीके से निकल के आता है, पहले ये 3 की रिंग वाले, फिर 2 की रिंग, ठीक है, उसके बाद ये आपका Me3 वाला आ जाता है इस बेंजीन रिंग से भी ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद वही आपके 2 प्राइमरी, सुपर प्राइमरी, और फिर ये आपके विनाइलिक, और ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं वैसे तो, ठीक। तो ये आता है, और इससे भी ज़्यादा कौन स्टेबल होते हैं आपके, वो जो अभी अभी आपको ये 3 की रिंग बताई थी वो वाला, ठीक है। तो ये जनरल ऑर्डर है, और इससे भी ऊपर आता है वो 3 की रिंग वाला, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपके -I ग्रुप अटैच्ड हो तब क्या किया जाए स्टेबिलिटी के लिए, तो उसके लिए हम DNP रूल फॉलो करेंगे। कौन सा रूल, DNP रूल, D फॉर डिस्टेंस, N फॉर नंबर एंड P फॉर पावर। ये DNP रूल इस तरीके से ध्यान रखना है हमें, देखिए डिस्टेंस जो होती है ग्रुप की डिस्टेंस वो डोमिनेट करेगी नंबर पे, और नंबर डोमिनेट करेंगे पावर पे। डिस्टेंस डोमिनेट्स नंबर एंड पावर, जबकि जो N है वो डोमिनेट करेगा ओनली पावर को, मतलब पावर का सबसे नीचे नंबर है एक तरह से देखा जाए तो। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ डिस्टेंस सेम है ग्रुप की जो लगे हुए हैं, ये -I ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनकी डिस्टेंस सेम है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर के पास, हम इसी को फॉलो करेंगे हमेशा, DNP को। डिस्टेंस सेम आ गई तो फिर देखेंगे नंबर को, नंबर भी सेम आ गया तो फिर देखेंगे पावर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नंबर आपके, नंबर कैसा है, अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ज़्यादा है
जबकि इधर नंबर कम है। ठीक है, अभी पावर देखना ही नहीं है जब तक हम नंबर को देख रहे हैं, क्योंकि नंबर डोमिनेट्स पावर। तो नंबर ज़्यादा, ठीक है, नंबर ज़्यादा हो गया आपका इसका, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त लगाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि प्लस के पास माइनस आई कम से कम चाहिए होता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इधर देखिए, इन दोनों को देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस देखिए क्या सेम है क्या? ये आपका पहला कार्बन पे कोई नहीं लगा हुआ, जबकि यहाँ पे पहले कार्बन पे ही लग गया, यानी डिस्टेंस अलग अलग है। तो हम डिस्टेंस को ही देखेंगे ओनली, ना नंबर देखेंगे ना पावर देखेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, जबकि इधर डिस्टेंस कम है। ओके, डिस्टेंस ज़्यादा यानी माइनस आई कम लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर माइनस आई कम लग पाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका। बहुत सीधी सी बात है, दूर जितना रहे उतना अच्छा। अगेन यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच ये केटायन है, इससे 2 कार्बन दूर पे आपके माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं। ये कार्बोकेटायन इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे ही माइनस आई। अगेन डिस्टेंस की बात आ गई, अगेन किसकी बात आ गई? डिस्टेंस की बात आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्टेंस की जब बात आ जाती है तो नंबर और पावर को देखना नहीं होता हमें। यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी कम है, काफ़ी कम डिस्टेंस है, जबकि यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस है, और ज़्यादा डिस्टेंस तो ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इस तरीके से हम जब माइनस आई ग्रुप लगे हुए हों तो डीएनपी रूल को फॉलो करते हुए आसानी से स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और ध्यान रखने वाली बात आती है, जब भी आपका कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, वो ब्रिज हेड कार्बन पे आता हो। ब्रिज हेड कैसे? ये जैसे ये ब्रिज आपको जो बताए थे बाईसाइक्लो स्पायरो वगैरह के अंदर, तो ये जो कार्बन होते हैं, ये ब्रिज हेड कार्बन होते हैं, ब्रिज का हेड एक तरह से, टर्मिनल पॉइंट्स ब्रिज के। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज जब आता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट करता है, और वो हाईली अनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पीछे चला जाता है वो। ठीक है, तो अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है, जबकि यहाँ पे ब्रिज पे ये आ गया जो कि अनर्थ है, तो ये आपके काफ़ी कम स्टेबल होगा। ठीक है, अनस्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें जो एक्सेप्शंस हैं, और ये जो ब्रिज हेड वाला कॉन्सेप्ट है, यहीं पे क्वेश्चन बन जाते हैं और फिर वो उलझा देते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, ये भी बहुत काम आता है रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनाते वक्त। तो 3 चीज़ें पढ़नी है हमें, शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्टिंग हम 3 तरह की पढ़ेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल ग्रुप शिफ्ट, R4 एल्काइल होता है, ठीक है, और फिनाइलिक शिफ्ट। रिंग एक्सपेंशन में जो एक्सपेंशन होता है 4 to 5 में होता है, रिंग 4 मेंबर की रिंग से 5 मेंबर की रिंग बन जाती है, और 5 मेंबर की रिंग से 6 मेंबर की रिंग, और कोई एक्सपेंशन अलाउ नहीं है। ये सब स्टेबिलिटी के लिए होता है, क्योंकि 6 वाले में बिल्कुल ना के बराबर स्ट्रेन होता है, तो इसलिए वो सब यहाँ पे आना चाहेंगे। ठीक है, और इधर इसमें 4 से कम स्ट्रेन 5 में होता है, तो जनरल है कि स्ट्रेन कम करने के लिए वो एक्सपेंड करती है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन अगेन C4 से C3 पाया जाता है, वो क्यों पाया जाता है वो अभी जब एक कॉन्ट्रैक्शन हम करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको। और C7 to C6 बहुत रेयर पाया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी रेयर होता है आपके। तो आइए एक एक करके जानते हैं इनको। अब जब वो माइग्रेट करेंगे, शिफ्टिंग की बात हो रही है, तो शिफ्टिंग कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, तो ध्यान रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर जिसका ज़्यादा होता है वो फटाफट शिफ्टिंग करता है, क्योंकि केटायन को वो फुलफिल करने जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने लायक भी तो होना चाहिए, तभी तो उसको केटायन को वो एक तरह से सेटिस्फाई करेगा और उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो जब भी आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हो किसी के ऊपर, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर अच्छा हो, तो वो अच्छे से शिफ्ट करेगा, फास्ट शिफ्ट करेगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सीधा सा है, शिफ्टिंग कौन जल्दी करेगा, रेट ऑफ शिफ्टिंग, स्पीड ऑफ शिफ्टिंग। ठीक है, तो हाइड्राइड सबसे अच्छी शिफ्टिंग करता है, उसके बाद फिनाइल करता है, उसके बाद जो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, तो उसकी वजह से वो करेंगे, फिर 2 डिग्री, फिर प्राइमरी, फिर सुपर प्राइमरी वाले। ठीक है, एक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टार लगाया है इसीलिए कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हों, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोलो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, वो अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो उसकी जो रेट ऑफ माइग्रेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है पैरा पोजीशन से, बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस। किसकी वजह से? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसके अंदर। ठीक है, जबकि इधर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती इस ग्रुप के यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा बस कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी बहुत कम हो जाती है रेट। मतलब अगर इसकी 5 है रेट ऑफ माइग्रेशन, तो इसकी लगभग 1500 हो जाती है।
इतनी ज़्यादा इसकी रेट होती है माइग्रेट करने की, फटाफट जाके माइग्रेट कर जाएगा ऑर्थो वाले की बजाय। ठीक है, चलिए करवाते हैं शिफ्टिंग। देखिए इस कंपाउंड में हमें तीनों शिफ्टिंग करा के देखना है, ताकि वो ऑर्डर ऐसा क्यों आया वो आपको पता चल जाए। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि वो ऑर्डर कैसे आया, तो देखते हैं एक एक शिफ्ट करा के। देखिए इसमें हाइड्राइड भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है शिफ्ट, और पीएच भी हो सकता है आपका शिफ्ट। ठीक, तो एक एक शिफ्ट करवा देते हैं। पहले करवाते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। ये एच यहाँ से माइग्रेट करके कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन के पास। ठीक है, तो देखते हैं कैसा बनेगा वो कंपाउंड हमारा। फिर ये सी और ये पी एच, इसके ऊपर से हाइड्रोजन हाइड्राइड गया है तो प्लस यहाँ आ जाएगा, और इसके पास जो 2 हाइड्रोजन थे उसके पास ये हाइड्रोजन और आ गया है तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, ये बना कंपाउंड। अब मिथाइल शिफ्ट करवाते हैं एक बार, इस मिथाइल को इसके पास भेज देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मिथाइल चला गया हमारा, तो यहाँ केटायन आ गया। यहाँ पी एस जो था वो पी एच है ही, यहाँ हाइड्रोजन जो था वो थे ही। ठीक है, और इसके सी एस टू के पास कौन आ गया, मिथाइल उधर से इधर आ गया। सीधी सी शिफ्टिंग है। ठीक है, ये 1-2 शिफ्ट होते हैं सारे के सारे। कैसे शिफ्ट होते हैं, 1-2 शिफ्ट। देखिए 1-2 1-2। ठीक है, ये 1 ये 2। ओके, नेक्स्ट पीएच को शिफ्ट कराते हैं इस बार। तो जो जहाँ लगे हुए हैं उनको वहीं लगे रहने दो, जो जहाँ से गया वहाँ प्लस लगा दो, और ये CS2 और उसके बाद ये पीएच। आसान सी शिफ्टिंग है। अब आप खुद ही देखिए इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है आपको। ये जो आपका कार्बोकेटायन है 2 साइड से मिथाइल और एक साइड से पीएच से घिरा हुआ है, जबकि ये जो कार्बोकेटायन है आपका एक साइड हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। भले ही इधर आपके 2 तो लग रहे हैं, लेकिन इधर हाइड्रोजन आ गया, इसमें भी इधर हाइड्रोजन आ गया, जबकि इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तीनों अच्छे रिलीजिंग ग्रुप है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए जब अलग अलग नेचर के ग्रुप लगे हुए हों तो हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना होता है अलग अलग नेचर वाले ग्रुप के साथ। ये नोट कर लीजिएगा, अलग अलग नेचर के ग्रुप जब लगे हुए हों, जैसे ये हाइड्राइड है, ये मिथाइल है, ये सबका अलग अलग नेचर है, तो हमें माइग्रेटरी जो ऑर्डर लिखवा है वो फॉलो करना है। लेकिन जब सेम नेचर के आ जाए ऑलमोस्ट, ये देखिए सारे के सारे एल्काइल्स हैं, तो हमें क्या देखना है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ठीक है, वो पहले माइग्रेट करेगा। ठीक, तो इनमें तीनों में से कौन ज़्यादा आपके वो माइग्रेट करेगा, ज़्यादा एज माइग्रेट कौन करेगा, 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। तो इस 3 डिग्री वाले को यहाँ माइग्रेट करवा दीजिए, तो ये कैसा कंपाउंड बन जाएगा, Me2C। ठीक है, ये Me, और यहाँ पे इस CS2 के पास कौन आ जाएगा, 3 डिग्री वाला एल्काइल ग्रुप, और केटाइन यहाँ बन जाएगा क्योंकि ये इधर शिफ्ट कर गया है। तो इस तरीके से हमें सेम नेचर वालों में तो क्या देखना होता है, कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज़्यादा है, और जब डिफरेंट नेचर हो तो हमें क्या ऑर्डर फॉलो करना है माइग्रेशन का। क्लियर। नेक्स्ट रिंग एक्सपेंशन की बात करते हैं। वो तो थी शिफ्टिंग, अभी है रिंग एक्सपेंशन। इनकी प्रैक्टिस खूब होगी रिएक्शन के अंदर, चिंता मत करो, बस करवाना सीख जाओ शिफ्टिंग और एक्सपेंशन वगैरह। रिंग एक्सपेंशन होता कब है, पहले तो वो देखते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ हो, अल्फा पोजीशन पे आए। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, अल्फा पोजीशन पे आए, मतलब रिंग के जस्ट बाहर। ये रिंग है आपकी पूरी 4 मेंबर की, इसके जस्ट बाहर क्या आ गया, केटायन आ गया, तब ही रिंग एक्सपेंशन होता है ओनली। ठीक है, अब देखिए रिंग एक्सपेंशन होता है कैसे। ये 4 मेंबर की रिंग है, 5 बन सकता है, अलाउड है। ठीक है, 4 to 5 अलाउड है, 5 to 6 अलाउड है। तो अब देखिए रिंग के जस्ट बाहर केटायन आ गया। अब होता क्या है, एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ से बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है आपके। ठीक, तो देखिए कैसा होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपके तो प्लस माइनस बनेंगे, सीधी सी बात है, प्लस माइनस बनेंगे। तो यहाँ बनता है माइनस, यहाँ बनता है प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस में बॉन्ड बन जाता है, और ये प्लस चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इस वाली पोजीशन पे। अब जब हम 5 मेंबर की रिंग बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज लगाएं किस जगह पे, ये कन्फ्यूज़न होता है हमें कई बार। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ लगाए वो कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए कहाँ लगेगा, सीधी सी बात है। पहले इसका मैं इंटरमीडिएट बता देता हूँ आपको कि कैसा बनेगा। ये देखिए इस तरीके से इसका इंटरमीडिएट बनेगा ये। ठीक है, इंटरमीडिएट को जनरली हम ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं, और ये केटायन इस जगह शिफ्ट कर चुका है। जब आपको पता नहीं चले तो आप ऐसे नंबर दे दिए अगर इसे 1-2। ठीक है, 2 वाले पे कार्बोकेटायन शिफ्ट हुआ है। ठीक, तो ये 1 था और ये 2 पे आपके कार्बोकेटायन आ चुका है। ठीक, तो अब जब हम इसमें 5 मेंबर रिंग बनाएंगे
तो जैसे 1 इसको दिया 2 इसको दिया तो कार्बोकेटाइन कहाँ लगाएंगे, 2 वाली पोजीशन पे हम लगाएंगे, या 1 इसको दिया और 2 इसको दिया तो कार्बोकेटाइन कहाँ लगाएंगे, 2 वाले पे लगाएंगे। इसको और अच्छे से समझते हैं, जब कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो नंबरिंग का सही से पता चलेगा। तो पहले ही नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पहले ही नंबरिंग कर ली। देखिए 5 मेंबर रिंग है और रिंग के जस्ट बार कैटायन है, तो ये एक्सपेंड कर सकता है 5 to 6 में। ये बॉन्ड टूट के यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, 5 से 6, ये 6 मेंबर रिंग बन गई, ठीक है। अब नंबरिंग कर लो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। देखिए कार्बोकेटाइन कहाँ शिफ्ट होगा, ये तो प्लस माइनस में बॉन्ड बन गया तो +2 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 पे प्लस लगा दो। ये मिथाइल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, 4th पोजीशन पे लगा हुआ है, तो 4th पे आपके मिथाइल ग्रुप लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एक्सपेंशन हो जाता है, ओके। अगेन ये आपके शिफ्टिंग हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये टर्शरी बनना चाहेगा तो हाइड्राइड शिफ्ट करते 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 इस थर्ड वाले पे आ जाएगा। देखिए यहाँ से H शिफ्ट किया तो H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से केटाइन हट के यहाँ आ जाएगा, फिर इस वाले का H शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा। तो अगेन आगे भी पॉसिबल है, वो शिफ्टिंग हो जाएगी। अभी हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसके अंदर 5 मेंबर की रिंग, रिंग के बाहर आपके केटाइन, तो इसको शिफ्ट करवा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये केटाइन का शिफ्ट हो जाएगा 2 वाली पे, तो 6 मेंबर रिंग बना देते हैं। नंबरिंग यही वाली रख रहा हूँ मैं 1 2 3 4, तो 2 पे ये केटाइन आ गया आपका, ठीक है। और 1 पे क्या लगा हुआ था, 1 पे क्या लगा हुआ था, एक मिथाइल लगा हुआ था, तो ये 1 पे एक मिथाइल लगा दिया हमने, ठीक है। नंबरिंग इसी ऑर्डर में रखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे एक केटाइन। अब देखिए सेकेंडरी वाला टर्शरी बनना चाहता है, तो इसका हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ हो जाएगा और ये फाइनली क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। केटाइन का शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा आपके। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही बनेगा आपके, ये वाला भी हाइड्राइड शिफ्ट के बाद। जबकि यहाँ क्या हुआ है, आपके बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड शिफ्ट, ठीक है। एक्सपेंशन में क्या होता है, बॉन्ड शिफ्ट होता है। यहाँ पर बात करें, देखिए रिंग के बाहर कैटायन तो है, लेकिन ये 6 मेंबर रिंग ऑलरेडी है, तो ये 7 में नहीं जाएगी, तो यहाँ जस्ट हाइड्राइड ही शिफ्ट होंगे। ये प्राइमरी कैटायन है, तो यहाँ पे ये हाइड्राइड शिफ्ट अगर हो जाता है, इसके पास चला जाता है हाइड्रोजन, तो कैटायन इस जगह आ जाएगा 3 डिग्री पे आपके, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 3 डिग्री कैटायन काफ़ी स्टेबल होता है, तो यहाँ एक्सपेंशन ना होकर शिफ्टिंग हुई है। अगेन 6 मेंबर रिंग ऑलरेडी और रिंग के ऊपर ही कैटायन है, तो एक्सपेंशन के कोई चांस नहीं है दोनों वजह से, क्योंकि ऑलरेडी 6 मेंबर है और कैटायन है। अब देखिए ये अगेन 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री होना चाहेगा, तो यहाँ से एक मिथाइल शिफ्ट करके इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक मिथाइल जब शिफ्ट करके इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा, ये यहाँ से शिफ्ट करके गया तो कैटायन तो इस जगह आ गया आपका, इस जगह पे कैटायन आ गया, और वो मिथाइल कहाँ आया था, इस वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पे मिथाइल लगा दीजिए। ये बहुत काम आते हैं। देखिए 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया। जब तक वो 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा, वो करेगा शिफ्टिंग। अगर 2 से 2 ही बन रहा है तो वो ज़्यादा कोई शिफ्टिंग नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट बचता है आज के लेक्चर में रिंग कॉन्ट्रैक्शन। काफ़ी आसान है ये भी। इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि रिंग के बाहर होता है तब तो एक्सपेंशन होता है, रिंग के ऊपर ही होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। और अलाउ कौन सा है, 4 से 3, 7 to 6 बहुत रेयर मिलेगा, 4 से 3, ठीक है। देखिए अब ये होता कैसे, इसमें जो बॉन्ड टूटता है वो ये वाला टूटता है आपका। कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है इसमें, तो ये वाला बॉन्ड उड़ा देते हैं, ठीक है। ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया हमने। चलिए अब देखिए, ये अगर बॉन्ड टूटा है तो प्लस माइनस बनेंगे, तो इधर माइनस इधर प्लस, 3 मेंबर अगर रिंग बनानी है तो, ठीक है। अब ये माइनस प्लस के बीच में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, हमारे बॉन्ड। तो देखिए कैसा बना हमारे पास, 3 मेंबर की रिंग बनी, ठीक है। 3 मेंबर की रिंग बन गई, ये 3 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है। और यहाँ बॉन्ड बन चुका है इन प्लस माइनस के बीच में, तो अब ये प्लस यहाँ नहीं रहा है, ये प्लस अब यहाँ है, ठीक है। 3 मेंबर के रिंग के बाहर ये जो ग्रुप है इसके पास प्लस है, ठीक। और ये मैंने बताया था, देखिए 3 की रिंग के ऊपर ये जो आता है, ये आपके वो फिनाइलिक वाले से भी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, बताया था ये आपको, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं इसके,
और इसके बीच में आपके बॉन्ड बनने लगते हैं, ओवरलैपिंग होने लगती है, उसकी वजह से डांसिंग रेजोनेंस भी कहते हैं कई बार इसको। ओके, तो ये सारा उसकी वजह से होता है, तो काफ़ी स्टेबल बनता है इसकी बजाय। तो इसलिए ये आपके कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है 4 से 3 के अंदर। समझ में आई ये बात? ठीक है, अब कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए अगेन 4 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ देते हैं और यहाँ पे इन दोनों के बीच ये बॉन्ड बना देंगे हम। तो केटाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा हमारा, इसके पास। तो देखिए कैसा बनेगा ये 3 मेंबर रिंग। अगर ज़्यादा पता नहीं चलता है तो एज इट इज़ बना लिया करें। ठीक है, ये 3 मेंबर रिंग बन गई, ये बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे। और ये आपका पीएच और इसके यहाँ पे केटाइन, देखिए यहाँ पे केटाइन और यहाँ पे ये लगा हुआ पीएच। फिर इसको आप सही कर लिया करें या ऑप्शन से मैच कर लिया करें। ठीक है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हम करा देंगे। रिएक्शन के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिए ऐसे किसी के साथ रिएक्शन करवा देंगे हेलाइड की जो इसको हटा सके। एक्वस AgNO3 क्या करता है, Ag प्लस इस Br को ले जाके AgBr बना लेता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, केटायन आ जाता है ये। ठीक है, तो अब ये 4 मेंबर रिंग के यहाँ पर केटायन है, तो ये किसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, 3 मेंबर रिंग में। इस तरीके से ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका ये वाला और यहाँ पर केटायन आ जाएगा। फिर जो भी ग्रुप को जुड़ना होगा इस पोजीशन पे जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट कुछ सुपर एग्जांपल्स की बात करते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कोई रिंग नहीं है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भूल जाओ, सिर्फ शिफ्टिंग की बात हो रही है कि शिफ्टिंग किधर होगी। देखिए यहाँ पे अगर शिफ्ट होता है, यहाँ का हाइड्राइड निकल के अगर शिफ्ट होता है तो यहाँ पे 3 डिग्री पे आ जाएगा। इस जगह पे शिफ्ट होगा क्या, NH2 के पास, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम के पास। हमें पहली नज़र में देखने से लगता है नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम इसके लोन पेयर को देखते हैं तो हमें लगता हो जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर फटाफट एकोमोडेट कर देंगे इसको। ठीक है, तो किधर शिफ्ट करवाएंगे हम, इधर, क्योंकि ऑक्टेट फटाफट कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो ये शिफ्टिंग किधर होगी आपके, इधर वाला हाइड्रोइड जब निकल के यहाँ जब आएगा इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये शिफ्टिंग होगी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से, जहाँ पे इसका ये जो लोन पेयर है इसको अच्छे से एकोमोडेट करेगा केटायन को। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, या इसको सही से बना लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा सा है, पहले एज इट इज ऐसे कैसे बना लो इसे। ठीक, ये NH2 यहाँ लगा दो और ये हाइड्राइड यहाँ से निकल के गया तो ये केटायन और ये हाइड्रोजन यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लोन पेयर है इसको काफ़ी अच्छे से स्टेबल रखेगा। अगेन इन दोनों में भी यही पूछा था कि कौन सा हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, ये वाला शिफ्ट करेगा कि ये वाला करेगा। ठीक है, देखिए हमें लगता है OH तो -I लगाएगा तो केटायन यहाँ पे लाना नहीं है हमको, तो हम ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट करा के 3 डिग्री बना डालते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि O के पास क्या है, लोन पेयर्स। और लोन पेयर के पास में जब केटायन आता है तो वो स्टेबल बनाता है। याद करिए ये वाला एग्जाम्पल, जिसमें ये लोन पेयर यहाँ पर बना के इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दे देते हैं, है ना। तो किधर शिफ्ट होगा, ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट होगा हमारे। तो ऑर्गेनिक में ध्यान रखिएगा, पहली नज़र में देखने से ज़रूर ये लगता है कि वहाँ ये चीज़ नहीं हो सकती है, लेकिन वो हो रही होती है वहाँ। ठीक है, तो करवाना ज़रूरी होता है, उसको आगे प्रोसीड करना ज़रूरी होता है, तभी वो क्वेश्चन सही होता है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे इसको तो ये -I है, केटाइन को स्टेबल नहीं करेगा तो इधर तो हमें शिफ्टिंग नहीं करानी, इधर करा बैठोगे। ठीक है, तो गलतियाँ करके आओगे फिर आप लोग। तो ये ध्यान रखिएगा बस, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल आपको करवाया था। ओके, थैंक यू।